साथियों नमस्कार। आज हम गुरुकुल ज्ञान गंगा के साथ एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपका जो एग्जाम होना है वो 18 तारीख को जो निर्धारित हुआ है, उसके लिए आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। ये गारंटेड है, क्योंकि ये एक प्रकार का करंट अफेयर में बता रहा हूँ और आज का ये सेशन करंट अफेयर पर ही होगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, इससे पहले भी और अब भी बनने वाले हैं। तो आपने करना यह है कि साथ में अपने नोटबुक में भी नोट करते रहिए और देखते रहिए और इस वीडियो में आनंद लीजिए, लास्ट तक जरूर बना रहेगा, क्योंकि यदि आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो आपका बहुत कुछ छूटने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम के लास्ट दौर में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कुछ ही दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, यानी 4 भी दिन आपके पास पूरे नहीं रह गए हैं। 4 दिन में कम से कम 24 घंटे तो सोने का ही होगा, तो उसको अगर घटा दिया जाए तो 4 दिन भी पूरे नहीं है। तो बराबर बना रहेगा। आज के ये टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं, विशेषकर करंट अफेयर का है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वन रिपोर्ट। देखो, वन रिपोर्ट 17वीं पढ़ेंगे हम। ये हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, और यदि बात करो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वाला जो है वन रिपोर्ट 17वां, ये बहुत ही ज्यादा खास है। तो वन रिपोर्ट 17वें की बात करें तो ये 2021 में आया है। अब इससे पहले जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी उसका ध्यान रखें, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में आई थी। अब आप बोलेंगे कि 16वीं 19 में आई और 17वीं 21 में कैसे? क्योंकि ये जो वन रिपोर्ट है प्रति 2 वर्ष में निकाली जाती है। जैसे जनसंख्या की काउंटिंग होती है प्रति 10 वर्ष में, वैसे ही वन रिपोर्ट कब निकलती है? प्रति 2 वर्ष में निकलती। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो सबसे पहले उत्तराखंड में वन प्रबंधन की जो बात की गई थी, वन प्रबंधन की जो बात की गई थी वह की गई थी 1823 में। देखो, 1823 में ये विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। और ये विलियम ट्रेल कौन था भाई? ये विलियम ट्रेल था उस समय कुमाऊं कमिश्नर, या यूं कहें उत्तराखंड का द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर था विलियम ट्रेल। ट्रेल के द्वारा 1823 में सबसे पहले वन प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया गया था, और तब से उत्तराखंड में वनों को प्रबंधित किया गया, यानी संरक्षित किया गया, रिकॉर्डेड किया गया। और ये जो 1823 का है, ये 1823 में इन्होंने एक भूमि बंदोबस्त भी किया था, और उसी भूमि बंदोबस्त के अंदर ये वनों का प्रबंधन किया गया था। उसको 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा गया था, क्योंकि 80 साला का मतलब हो रहा था उस समय ये 1880 विक्रम संवत के अनुसार हो रहा है। 57 साल जोड़ लीजिए आप, और उस हिसाब से ये 80 साला भूमि बंदोबस्त था। और यही वो दौर था जब कुमाऊं के लोगों को पहली बार अपने जल, जंगल, जमीन, नदी, नाले, तालाब, पोखर जितने भी होते हैं उन चीजों की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो ये तो होगी पहली बार उत्तराखंड में वन प्रबंधन की बात कब की गई थी और कहां कहां कैसे प्रोसेस हुई थी। विलियम ट्रेल के बाद हम ये बात करें कि भाई भारत में प्रथम वन नीति कब जारी की गई थी। तो प्रथम वन नीति की बात करें, ये अभी मैं भारत का बता रहा हूं, प्रथम वन नीति भारत। तो प्रथम वन नीति भारत की बात करें तो भारत में प्रथम वन नीति 1894 में जारी की गई थी। ये आप याद रखें, ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं, 1894। उसके बाद लगातार वन नीतियां बनती रही, और लगातार वन नीतियां बनने के बाद जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत स्वतंत्रता के पश्चात, ये स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम जो वन नीति हमने लागू की या वन नीति जारी की थी वो हमने की थी 1952। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि भाई भारत में प्रथम वन नीति 1894, ये ब्रिटिश काल का था। एक्चुअली ये जो है ये ब्रिटिश काल का हम मानेंगे, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ब्रिटिश काल का प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी। तो ये 1894, और भारत जब स्वतंत्र हुआ तब कब लागू की गई थी? 1952 को। अब यदि हम ये कहें कि अभी की जो वन नीतियां लागू होती हैं या वन रिपोर्ट जो जारी होती है किस नीति के अनुसार होती है, तो वर्तमान में जो वन नीति चलती है या वन रिपोर्ट जो जारी होती है वह होती है वन नीति 1988 के अनुसार। 1988 के वन नीति के अनुसार वर्तमान में भारत में वन रिपोर्ट जारी की जाती है 1988। अब उसके बाद यदि इसमें बात करें तो एक बार संशोधन भी हो चुका है, संशोधन। तो संशोधन ये हो चुका है 1998 में। ये सन याद है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1998। और 1998 में ही क्या हुआ था? 1998 में ही मापला बादल फटे थे। ये बात इंपॉर्टेंट होगी 1988। अब 1988 को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सन डिफिकल्ट होते हैं वनों से रिलेटेड। 1988 में आप एक बात याद रखें, उत्तराखंड में जो नंदा देवी बायोस्फीयर है, नंदा देवी बायोस्फीयर,
वो नंदा देवी बायोस्फीयर की स्थापना भी 1988 में की गई थी। और 1988 में ही यूनेस्को ने नंदा देवी बायोस्फीयर को यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया था। तो इसे हमने याद रखना है भाई, इस तरीके से ये सन इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1988 वन नीति। और 1998 में वन नीति जो है संशोधन भी की गई थी। अब ये जो वन नीति है ना, इस वन नीति के तहत जो है कुछ विशेष बातें रखी गई हैं। अभी बात करते हैं कौन सी बात है। इस 88वें वन नीति के अनुसार आपने एक चीज ध्यान देना है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वो क्या बनेगा कि 1988 का वन नीति है ना, इसके अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखो, भारत में वन प्रतिशत होना कितना चाहिए, तो भारत में वन प्रतिशत जो होना चाहिए, वन प्रतिशत 33% होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में भारत में 33% वन है? बिल्कुल नहीं है। और 33% नहीं है तो अभी वर्तमान में जो 21वीं जो सन 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट निकली, उसके अनुसार भारत में है कितने, फिर भारत में है 24.62% मात्र वन है। और इतना वन हमको बनाना ही है, मतलब भारत देश में इतने 1% होना चाहिए। अब इसी नीति के अनुसार यह भी रखा गया है कि भाई पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के लिए भी अलग अलग प्रावधान है। तो यदि पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में वनों का परसेंटेज होना चाहिए, वह होना चाहिए 60%। यानी पर्वतीय राज्यों में, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का प्रतिशत 60% होना चाहिए। जबकि मैदानी की बात करें तो मैदानी में वनों का परसेंटेज होना चाहिए कितना, यह होना चाहिए 25%। ये रेशियो निकाला गया है या अनुपात निकाला गया है। यदि इतना वनों का परसेंटेज किसी देश में होता है तो उस देश के समृद्धि में काफी तरक्की हो जाएगी। क्यों भाई, वनों की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए भारत देश में कई प्रकार के वन रोपण और वन नीतियां या वृक्षारोपण के प्रोग्राम चलाए जाते हैं प्रति वर्ष भर। और उत्तराखंड में वृक्षारोपण जो है 25 जुलाई को चलाया जाता है श्रीदेव सुमन की स्मृति में। तो ये चीजें हमने याद रखना है कि भाई ये परसेंटेज बिल्कुल आप याद रखें, ये बार बार पूछा जाएगा। भारत का 1% अभी इतना है और ये रेशियो रखा गया है मैदानी क्षेत्र के लिए, ये रखा गया है कहां, पर्वतीय क्षेत्र के लिए। टोटल भारत का तो आप देखिए ये तो मैदानी क्षेत्र के बराबर भी नहीं है, जबकि पूरे भारत के लिए 33% रखा गया है। ये नीति बात कर रही है ये 1988 और संशोधन नीति 1998। अब ये तो बात होगी इन नीतियों की। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि भाई भारत में वन नीति कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना आपने ध्यान देना है ये परसेंटेज। और इसके बाद भारत में वन नीति कौन जारी करता है, तो ये वन नीति जारी करता है FCI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FCI का मतलब है भारतीय वन सर्वेक्षण। ये भारतीय वन सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट जारी करता है। ये जो संस्थान है ये अभी देहरादून में है, भारत का पूरा संस्थान ये देहरादून में ही है। इसकी यदि स्थापना की बात करें तो स्थापना भी पूछ लिया जा सकता है, 1 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये प्रति वर्ष रिपोर्ट जारी करता है, यानी प्रति 2 वर्ष के अंतराल में। अब ये जो FCI है ये देहरादून में है और भारतीय वन सर्वेक्षण इसका नाम, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1981 को हुई थी देहरादून के ही अंदर। अब ये क्या करता है, 1987 से प्रति द्विवर्षीय रिपोर्ट जारी करता है। कितना, द्विवर्षीय रिपोर्ट जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है। और जिसमें मैंने बताया था कि भाई शुरुआत में हमने ये बात की थी कि अभी वाली जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है और ये 17वीं रिपोर्ट 2021 में जारी हो चुकी है। इससे पहले 16वीं रिपोर्ट जारी हुई थी, कब, 2019 में, क्योंकि प्रति 2 वर्ष में वनों की रिपोर्ट जारी कर दी जाती है और जहां पर यदि कमी लगे तो उसमें समाधान किया जाता है या सुधार किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, इतना तो आपने पहले रिव्यू इसका याद रखना है कि भाई क्या क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये तो देहरादून में ही है, तो भारत के वन रिपोर्ट भी यही जारी करता है और उत्तराखंड का तो करेगा यही करेगा, प्रत्येक राज्य के अनुसार भी, और पूरे देश का भी रिपोर्ट यही जारी करता है। तो इतना हमने इस पर याद रखना है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कि उत्तराखंड के वन रिपोर्ट 2021 की स्थिति क्या है, क्योंकि यहां से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे और फिर आप बोलेंगे कि सर ये बात होगी कि भाई हमारा एग्जाम में मेन पॉइंट छूट गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका एग्जाम में कोई भी पॉइंट न छूटे, और पॉइंट छूटने का मतलब ये है कि सीधा सिलेक्शन रुक जाना। तो सिलेक्शन ना रुके, इसलिए हम इस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं।
अब देखिए ये जो 17वीं वन रिपोर्ट है, ये 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी? ये हुई थी 13 जनवरी 2021 को। और ये 2021 के अनुसार उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वन कितना है? तो वन कितना है? तो टोटल है 24,305.10 वर्ग किलोमीटर। अब ये कितना होता है पूरे क्षेत्रफल का? यानी अगर आप उत्तराखंड के क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी का अगर आप निकालें तो कितना प्रतिशत होता है? तो ये प्रतिशत होता है 45.44% टोटल। अब आप ये याद रखें कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड, और पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ इसके लिए जो टारगेट रखा गया है वह 60% रखा गया है। तो क्या उत्तराखंड में इतने वन हैं? नहीं है। कितना है? मात्र 45.44%। अब 45.44% है तो वृद्धि करने की कितनी आवश्यकता है? लगभग 60 के रेशियो तक हमने पहुंचाना है। अभी भी हमें जो है तकरीबन 15% वन वृद्धि करनी है, लेकिन करें कैसे और कब करें और कौन करेगा इसको? तो ये सरकार और जनता दोनों का नेतृत्व होता है। तो इस अनुसार यदि हम बात करें, एक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितना वन था? तो ये था 24,303.04 वर्ग किलोमीटर था। इतना वर्ग किलोमीटर कब था? ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी 16वीं रिपोर्ट के अनुसार अगर आप बात करें तो 16वीं रिपोर्ट में इतना 1% यानी इतना 1 वर्ग किलोमीटर ये था। अब इसका भी जितना हो रहा था ये 45.44% ही था। अब आप कहेंगे कि प्रतिशत के आधार पर उत्तराखंड में वन की वृद्धि तो बिल्कुल नहीं हुई। तो क्या क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से हुई है? बिल्कुल हाँ। वह वृद्धि कितनी हुई है? देखिए वह वृद्धि हुई है, हालांकि यहाँ पर 13 है, ये वृद्धि जो हुई है मात्र वर्ग किलोमीटर में हुई है। और कितनी वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है? कितना वर्ग किमी वृद्धि हुई है? तो वर्ग किमी की बात करें तो वर्ग किमी में मात्र जो है उत्तराखंड में 2.09 वर्ग किमी वृद्धि हुई है वृद्धि। और बात करें तो बात ये इसमें प्रतिशत के आधार पर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल इतना वर्ग किमी वन वृद्धि उत्तराखंड में वर्तमान में हुई है। 16वीं रिपोर्ट और 17वीं रिपोर्ट को अगर आप अनुपात में देख लें तो मात्र इतने ही वन वृद्धि उत्तराखंड में हुई है। तो ये तो हो गया टोटल वनों की बात। अब इसके बाद कुछ चीजें और बताते हैं। इनमें से भी जो वनों का प्रतिशत है उसमें भी कुछ बातें खास और हैं। जैसे कुछ वन होते हैं अति सघन वन, अति सघन वन। उसके बाद होता है मध्यम सघन वन। उसके बाद होता है खुले वन। खुले वन। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होगा? देखिए इसका सबसे अधिक प्रतिशत है लगभग 23% के आसपास ही है, और 12% के आसपास ही है, और 9% के आसपास ही है। तो मतलब जो अति सघन वन है उनकी संख्या कम है, और मध्यम सघन वन ये सर्वाधिक है। आपने इस तरीके से याद रखना है, सर्वाधिक कौन से वन है? मध्यम सघन वन उत्तराखंड में वर्तमान में है। तो इतनी सी बात, तो ये तो आपने इतना याद रखना है। और उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जनपद वाइज अगर हम बांटें तो किस तरीके से वनों को हम बांट सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अभी कितनावा? 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। अब पूछा जाता है उत्तराखंड के जनपद। देखो जनपदों के अनुसार यदि बात करें, जनपद में सबसे अधिक कहां वन है? सबसे अधिक वन है पौड़ी में। पौड़ी में सबसे अधिक वन है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है नैनीताल का नंबर, यह 17वीं रिपोर्ट के अनुसार है। उसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आता है, उत्तरकाशी। फिर आता है चमोली का नंबर। अब इसमें आपको सबके रिकॉर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें आपको इसका याद रखना है, यह है इतना वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर है ये? 3,396.71 वर्ग किलोमीटर। अब यदि प्रतिशत की बात करें तो भाई प्रतिशत में कौन सा ज्यादा होगा, लेकिन उससे पहले हम ये न्यूनतम की बात करते हैं। ये तो है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक में कौन कौन से हैं? सर्वाधिक में 4, ये सर्वाधिक आप लोग याद रखें। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम की स्थिति क्या है? सबसे कम वन कहां कहां है? सबसे कम वनों में सबसे कम है यूएस नगर, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है रुद्रप्रयाग, और चौथा है चंपावत। इतना हमने याद रखना है। वन इनमें सबसे कम है।
और इसमें भी केवल इसका याद रखें 428.08 वर्ग किमी केवल क्या है, यहां पर यूएस नगर में वन है। ये मैं बता रहा हूं टोटल वनों का हिसाब किताब, यानी अभी तक जो है पौड़ी में सबसे अधिक वन है, सर्वाधिक वन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सर्वाधिक वनों का जो सबसे अधिक वन है वो है कहाँ, पौड़ी में। और ये यूएस नगर में है सबसे कम वन, मैक्सिमम एंड सबसे न्यूनतम। और इस हिसाब से इनको जो है आरोही और अवरोही क्रम में भी पूछता है। तो ये तो हो गया है जी अवरोही क्रम और ये हो गया है आरोही। अब ये दोनों कैसे चेंज हो गया, ये अवरोही इसलिए हो गया क्योंकि सबसे अधिक यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये कम हो रहा है, घट रहा है, तो अवरोही होगा, घटता क्रम। ये यहाँ से बढ़ रहा है इसलिए ये आरोही क्रम है। तो आरोही और अवरोही को भी आपने ये ध्यान में रखना है क्योंकि सबसे कम यहाँ यूएस नगर का है, सर्वाधिक पौड़ी का है। ये तो हो गया है वन, सबसे अधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। अब बात करते हैं इसके अलावा कि कौन ऐसे जनपद हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब उसके बाद यदि बात करें खुले वन की, खुले वन सबसे अधिक कहाँ है। खुले वन का मतलब होता है ये चीड़ वगैरह के पेड़ होते हैं, खुले वन, ओपन फॉरेस्ट उनको कहते हैं। ओपन फॉरेस्ट में सबसे अधिक जो वन है वह है पौड़ी में, ओपन फॉरेस्ट में पौड़ी में सबसे अधिक वन है। अब यदि हम बात करें सघन वन, सघन वन यानी घने जंगल जो बिल्कुल अच्छे वन होते हैं, सघन वन। सघन वनों में नैनीताल सबसे अधिक है, नैनीताल, ये आपने याद रखना है। खुले वन में पौड़ी है और सघन वनों में नैनीताल है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना से बहुत कुछ होना है, इतना हमने याद रखना है। खुले वन में पौड़ी और सघन वन में नैनीताल। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि पौड़ी में सर्वाधिक वन भी है और पौड़ी में खुले वन भी सर्वाधिक हैं, ये याद रखें। क्योंकि पौड़ी आप जानते हैं कि पौड़ी में संपूर्ण क्षेत्र में वन ही वन है, लेकिन वो ओपन फॉरेस्ट है, इसमें चीड़ वगैरह होते हैं, चीड़ वगैरह होते हैं। और यहाँ जो नैनीताल में है इसमें ओक प्रजाति होती है और ओक का मतलब है कुछ अन्य चीज़ भी होते हैं, जैसे साल सागुन भी होता है, साल सागुन ये सब कुछ जितने भी हैं लगभग सघन वनों के प्रकार है। जैसे बांज वगैरह ये सब कुछ बहुत अधिक होता है नैनीताल में, सघन वन होते हैं जिनको कि हम एक प्रकार से बोल सकते हैं जल वाला जंगल होता है ना यहाँ नैनीताल में, क्योंकि नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहते हैं। झीलें भी यहाँ सर्वाधिक होती है। पौड़ी में पानी की किल्लत होती है और यही एक कारण भी है कि पौड़ी में सर्वाधिक पलायन भी होता है। और चीड़ के वनों में और क्या हो सकता है, ना घास होती है, ना यहाँ कुछ वनस्पतियाँ अन्य होती हैं, ना उसके बाद कृषि अच्छी की जा सकती है, जल की वैसे ही कमी है। तो आपने सुना होगा कि यहीं पर एक पानी राखो आंदोलन भी चला गया था। अब वो किसके द्वारा चला गया था और कब चला गया, ये यदि आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए यदि 1% की बात करें, अब प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत में सबसे टॉप कौन है, सबसे टॉप है यहां से नैनीताल, नैनीताल। अब उसके बाद आता है नैनीताल के बाद चंपावत, फिर तीसरा आता है पौड़ी, फिर आता है जी रुद्रप्रयाग। प्रतिशत की बात कर रहा है। अब ये प्रतिशत कैसे काउंट किया जाता है, एक तो ये क्रम था कि भाई सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन का मतलब ये हुआ कि वन ज्यादा थे। अब यहां पर टोटल क्षेत्रफल के अंदर प्रतिशत लिया जाता है। क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, माना क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग स्क्वायर है। अब 100 वर्ग स्क्वायर में यदि किसी क्षेत्र में 80 वर्ग स्क्वायर पर वन है तो 80% ये हो गया, सीधी सी बात है। और कहीं यदि 100 वर्ग किलोमीटर है तो मात्र 20 वर्ग किलोमीटर पर वन है तो 20% हो गया। ये परसेंट ऐसे काउंट किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक वनों का मतलब है उस पौड़ी का क्षेत्रफल भी अधिक है तो इसलिए वहां वन भी ज्यादा है। लेकिन नैनीताल का क्षेत्रफल कम है लेकिन यहाँ वनों का परसेंट अधिक है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन ज्यादा है और इसकी खाली धरती कम है। अगर परसेंटेज की बात करें तो इसका है 71.62% और इसका लगभग 69% के आसपास है और इसका लगभग 63% के आसपास है, 57% के आसपास ये भी है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनपद, तो सबसे अधिक परसेंटेज वाला कौन सा हुआ, ये नैनीताल हुआ, सर्वाधिक यहां हुआ। अगर प्रतिशत के आधार पर हम कहें कि सबसे न्यूनतम वन कहां है, तो सबसे कम प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत में सबसे कम किस में है, तो प्रतिशत में सबसे कम हो जाएंगे वही हमारा यूएस नगर, यूएस नगर हो जाएगा। दूसरा हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार। और तीसरा हो जाएगा पिथौरागढ़,
यहाँ पिथौरागढ़ आएगा, और चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा चमोली। इतना हमने याद रखना है। यूएस नगर में कितना परसेंटेज हो सकता है? इसका है 16.84% मात्र। देखिए पूरे क्षेत्रफल का 16.84% ही यहाँ जंगल है। उसके बाद अगला बात करें तो इसका 24% के आसपास है, इसका 29% के आसपास है, और इसका है 33% के आसपास वन। चमोली में 33%। तो आपने ये याद रखना है, ये जो मैं आसपास की बात कर रहा हूं इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा है, पॉइंट केवल आपको टॉप का याद रखना है और जो अंतिम का है ये है प्रतिशत के आधार पर। तो इसमें हमने ये ध्यान देना है भाई, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और उधम सिंह नगर में वैसे ही सबसे कम वन है, और प्रतिशत के आधार पर भी सबसे कम, और सबसे अधिक वनों में है पौड़ी, सबसे अधिक वनों में पौड़ी हो गई है। और उसके बाद 1% में नैनीताल अधिक है पौड़ी से प्रतिशत में। अगर बात करें तो खुले वनों में पौड़ी ज़्यादा ही है, और सघन वनों में कौन सा हो गया? नैनीताल सर्वाधिक हो गया है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, या पुलिस का दे रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए ध्यान ये रखना है भाई, इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब इसके अलावा एक चीज़ और बच जाती है जिसको बताना बहुत ही आवश्यक है, ये हमने ध्यान देना है भाई, बहुत ही आवश्यक इसलिए है, वनों की वृद्धि भी पूछी जाती है। देखो वन वृद्धि सबसे अधिक किसने करी और सबसे कम वन वृद्धि किसने करी? सर्वाधिक वन वृद्धि, सर्वाधिक वन वृद्धि किसने की? सर्वाधिक वन वृद्धि ये पूछ रहा है कब? 2019 की अपेक्षा, 19 की अपेक्षा 2021 में वन वृद्धि किसने करी है? अब वो वन वृद्धि जो करी है, ये सबसे अधिक वन वृद्धि करी है नैनीताल ने। नैनीताल वनों की वृद्धि कर रहा है 2.93% वृद्धि। अब यदि न्यूनतम की बात करें तो ये सर्वाधिक है, और न्यूनतम वन वृद्धि, न्यूनतम वन वृद्धि किसने करी, किस जनपद ने? तो न्यूनतम वन वृद्धि करी है यूएस नगर। यूएस नगर में पता कितना है? अरे भैया यहाँ -3.71% है, मतलब कि घटा। ये तो माइनस में चला गया, ऋणात्मक, ऋणात्मक वन वृद्धि। देखो ऋणात्मक वन वृद्धि की किसने? यूएस नगर। इसीलिए तो सबसे कम 1% भी है और सबसे कम वन भी है। तो क्योंकि भाई ये ऋणात्मक वन वृद्धि कर रहा, तो हालत तो यही होगी। अब कहाँ गए यहाँ के वन? है ही नहीं, जितने भी थे सब खत्म कर दिए गए हैं। तो ये उधम सिंह नगर का हमने ये याद रखना है कि भाई वन वृद्धि माइनस में है इसकी ऋणात्मक, और इसकी पॉजिटिव में है, यानी परसेंटेज जो है प्लस में है। ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब कुछ रिकॉर्ड मैं और बताने वाला हूं आपको, जो कि खास होने वाला है आपके लिए। वो रिकॉर्ड आपने इस तरीके से ध्यान देना है, आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन और हो सकते हैं। यदि अगर ऐसा पूछे कि गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं, तो गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं कई चीजें पूछी जाती है, बार बार पूछा जाता है। गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं में यदि वन की बात करें तो वन यहां लगभग 60% वन यहां है और 40% वन यहां है, क्योंकि जो उधम सिंह नगर है यहां तो वन है ही नहीं, न्यूनतम है, बिल्कुल माइनस में है वृद्धि। और पिथौरागढ़ में भी वन कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नैनीताल में तो सघन वन है। और यहाँ उत्तराखंड के ये गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पौड़ी में भी वन ठीक ठाक है, चमोली में भी है, और उत्तरकाशी में भी ठीक वन है। तो 60% वन यहाँ है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस नदी घाटी, किस नदी घाटी में सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन है? तो भाई नदी घाटी की बात करें तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं टोंस नदी घाटी में। टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी सबसे सघन वन वाली नदी घाटी है, और यहां तकरीबन पाया जाता है 76.6% वन सघनता। ये है यहाँ का रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड भी आप याद रखें। ऊंचाई के आधार पर, यदि समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर अगर आपको क्वेश्चन पूछे, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर अगर पूछे, आधार पर सर्वाधिक वन कहां पर होते हैं, सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में होते हैं? तो समुद्र तल के आधार पर सर्वाधिक जो वन होते हैं ना, वह होते हैं तकरीबन 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। मीटर की ऊंचाई, इस ऊंचाई पर सबसे अधिक वन होते हैं।
ये वाला हो गया है कौन सा क्षेत्र, ये एक तो शिवालिक से लेकर के मध्य हिमालय वाला क्षेत्र हो गया है। शिवालिक से मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और सबसे न्यूनतम वन की बात करें ऊंचाई के आधार पर, तो न्यूनतम जो वन पाए जाते हैं, न्यूनतम वन तो ये पाए जाते हैं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। यहां पर क्या पाए जाते हैं, सबसे न्यूनतम वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहां से ऊपर तो भैया आप ये लगा लीजिए ये महान हिमालय की श्रेणी आ गई है, महान हिमालय क्षेत्र आ गया है। अब महान हिमालय में तो वैसे ही कहां होने हैं, महान हिमालय में तो वैसे ही अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, अल्पाइन वन पाए जाते हैं। और अल्पाइन वन के साथ साथ यह हिमाच्छादित भी होता है, कम से कम 3 से 4 महीने हिमाच्छादित होता है, तो यहाँ पर वनों का पाया जाना थोड़ा कम होता है। तो सबसे अधिक वन इतने क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो निम्नतम होते हैं या 1800 से नीचे जो होता है वो वाला तराई क्षेत्र लग जाता है मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र में वन कहाँ होते इतने, तो मैदानी क्षेत्र में कम होते हैं, इसलिए हमने इस बात को भी याद में रखना है। तो ये था हमारा 17वीं वन रिपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इसमें आपको कितना याद करना है, ज़्यादा नहीं है, जितना मैंने बताया है उतना भी अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा खास हो गया। इसमें से कई क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा खास है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो ध्यान ये रखना है भाई, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, एक एक करके याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।